प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम लोगों ने इससे पीछे के लेक्चर के अंदर स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इनकी चर्चा की थी। उम्मीद है आप लोगों को वो सब बातें समझ आ गई होगी और उनका आपने नोट्स में बना लिया होगा, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं, उनको आप ध्यान में अवश्य रखिएगा। तो उससे आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज चिन्ह परिपाटी, वैसे तो आपने चिन्ह परिपाटी भी 10th कक्षा में पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। चिन्ह परिपाटी बहुत महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। प्लस माइनस पूरे न्यूमेरिकल की रूपरेखा को बदल के रख देते हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि कौन सी डिस्टेंस को प्लस का लिया जाता है और कौन सी डिस्टेंस को माइनस का लिया जाता है। शुरू करते हैं। चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम की मदद लेने वाले हैं। ये है एक गोलीय सरफेस। देखिए, ये जो सरफेस है ये दर्पण भी हो सकता है और यह है एक अपवर्तक पृष्ठ भी हो सकता है। आगे चैप्टर में हम बढ़ेंगे तो ये आएगा, आपके सामने एक नाम आएगा, अपवर्तक पृष्ठ। ओके, तो यहाँ वर्तमान स्थिति के अनुसार यह एक गोलीय दर्पण है। इधर पॉलिश कर दिया जाए तो आप जानते हैं ये परावर्तक सतह अर्थात उत्तल दर्पण। इधर पॉलिश कर दिया जाए तो अवतल दर्पण। पॉलिश पर डिपेंड करता है कि कौन सा दर्पण, आप कौन सा भी ले सकते हैं। ओके, जो इसका ध्रुव होता है, ये कौन सा पॉइंट है, ध्रुव। ध्रुव होता है वह एज मूल बिंदु काम करेगा। पहली बात ये दिमाग में डाल लीजिए, मैं इधर लिख देता हूं। पहली बात कौन सी है कि जो ध्रुव है, ध्रुव वो किसका काम करने वाला है, मूल बिंदु का। कौन से बिंदु का, मूल बिंदु। ये मूल बिंदु कौन सा होता है आपको पता होगा, एक्स एक्स वाई एक्सेस जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जो एक्सेस है ये क्या है, मुख्य अक्ष। याद होगा आपको, हमने कल डेफिनेशनों में इस पर चर्चा की थी। ये मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष एक्स अक्ष का काम करेगी। कौन सी अक्ष, एक्स अक्ष। तो ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स, ये बन गई एक्स अक्ष। ओके, अब एक्स अक्ष के अंदर ये जो ध्रुव है ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु को जैसे एक बार के लिए मैं ओ लिख रहा हूं, एक बार के लिए ओ लिख रहा हूं, मिटा दूंगा इस बिंदु को हम पी ही कहेंगे। पी मतलब पोल, ध्रुव। ओके, तो पहली बात मैंने बता दी कि ध्रुव को हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। दूसरी बात, सारी की सारी दूरियां ध्रुव से मापनी है। दूसरी बात कौन सी है, दूरियां कहां से मापनी है, दूरियां ध्रुव से मापनी है। जैसा आपको याद है कि निर्देशांक तंत्र होता है, जो कार्तिकीय निर्देशांक तंत्र जो होता है उसमें दूरी कहां से मापते हैं, मूल बिंदु से। तो यहां मूल बिंदु का काम कौन कर रहा है, ध्रुव कर रहा है। फलस्वरूप दूरियां कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। ओके, अब ध्रुव से अगर आप इधर की ओर दूरी माप रहे हैं, एक बात समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। अगर आपने इधर पॉलिश कर रखा है, इधर पॉलिश कर रखा है, तो भी प्रकाश वाला क्षेत्र ये होगा। प्रकाश इस साइड में होगा, इस साइड में प्रकाश का कोई काम नहीं है। इधर प्रकाश आने से ना तो परावर्तन ना अपवर्तन किसी का हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। प्रकाश इस साइड में होगा तो प्रकाश इधर ऐसे आएगा, ऐसे प्रकाश आएगा। और आप कोई दूरी को इधर की तरफ माप रहे हैं, किसी भी दूरी को, इसकी चर्चा हम करेंगे। सपोज हो सकता है कि प्रकाश कहां से आ रहा है भाई, प्रकाश आ रहा है किसी वस्तु से। सपोज आप मानिए प्रकाश कहां से आ रहा है, किसी वस्तु से। तो आप इस वस्तु की दूरी मापना चाहते हैं तो आप इधर से मापना शुरू करेंगे, क्योंकि शुरुआत कहां से करनी है, ध्रुव से। कहां से शुरुआत करनी है, ध्रुव से। तो यहां से अगर मापना शुरू करेंगे तो किधर की ओर जा रहे हैं, मापते मापते प्रकाश के विपरीत जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, प्रकाश के संचरण के विपरीत जा रहे हैं। तो इस दूरी को क्या मानना है, माइनस का, ऋणात्मक मानना है। तो तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपतित प्रकाश की दिशा
के विपरीत मापी गई दूरियां क्या होती है? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक, नेगेटिव होती है। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापे की दूरियां ऋणात्मक होती है। सपोज ये एक बिंब है और बिंब दूरी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? u से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? u से। तो u किसका लिया जाएगा इस मौजूदा दर्पण में? माइनस का। किसका लिया जाएगा? माइनस का। ओके, तो अब चौथी बात कौन सी है? देखिए, इधर अगर किसी की दूरी है, यहां कुछ भी हो सकता है, प्रतिबिंब, बिंब, ठीक है, कुछ भी वक्रता केंद्र हो सकता है, फोकस बिंदु हो सकता है, कुछ भी एक पॉइंट है इस तरफ, यहां कुछ भी है, इसकी दूरी मापनी है तो ऐसे मापेंगे। कहां से शुरू करेंगे? मूल बिंदु से इधर की ओर आएंगे। तो बताइए किधर की ओर आ रहे हैं? आपतित प्रकाश की दिशा में ही आगे जा रहे हैं। तो इस दूरी को क्या लेंगे? इस दूरी को लेंगे धनात्मक। तो हम लिखेंगे कि अगर हम लोग आपतित प्रकाश की दिशा में माप रहे हैं, कि दिशा में कोई दूरी माप रहे हैं, तो वो दूरी क्या होगी भाई? वो दूरी होगी पॉजिटिव, धनात्मक। ओके, अब अगर आप इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर कोई दूरी मापते हैं, मुख्य अक्ष है ये, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर कोई डिस्टेंस मापते हैं, दूरी मापते हैं, तो उसे लेना है धनात्मक। क्या लेना है? धनात्मक। एक बात और ध्यान रखिए आप, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापित, ऊपर की ओर मापित दूरियां क्या होगी? पॉजिटिव, धनात्मक, पॉजिटिव होगी। और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी दूरी, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के नीचे की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट की या इमेज की आपने डिस्टेंस मेजर की है, मापी है, तो उसे क्या लेना है? ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापित दूरियां जो है उसे क्या लेना है? नेगेटिव। तो आपने दर्पण हो चाहे लेंस हो, इन सब बातों को एज इट इज ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, लेंस में ध्रुव शब्द नहीं होगा। लेंस में ध्रुव के स्थान पर प्रकाशिक केंद्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। जब लेंस आएगा उसकी भी चर्चा करेंगे। ये बाकी सब बातें एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी। अब यदि आप लोग यहां इस दर्पण की बजाय कोई और दर्पण रख लेते हैं, मान लीजिए आपने कुछ इस प्रकार से रख लिया दर्पण को, सपोज दर्पण वही है, दर्पण नहीं चेंज किया हमने एक बार इसी दर्पण को घुमा के रख लिया है, तो इस स्थिति के अंदर होगा क्या? प्रकाश इधर से आएगा, प्रकाश इधर से आएगा, तो इधर ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु पड़ी है, तो फिर भी दूरी किधर से मापनी है? ध्रुव से। तो बताइए आपतन दिशा के क्या हो गई? विपरीत होगी, तो नेगेटिव ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वस्तु को इधर रखा है तो नेगेटिव है और वस्तु को इधर रखा है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा। ये आपके सामने बात स्पष्ट हो रही है। अब हम चर्चा करते हैं अवतल दर्पण की। कौन से दर्पण की? अवतल की। अवतल में होता क्या है? जैसा कि आपको विदित है, अवतल के अंदर आउटर सरफेस में तो पॉलिश कर दी जाती है और जो आंतरिक सतह होती है, अंदर दसा हुआ भाग होता है, वो रिफ्लेक्शन का, परावर्तन का काम करता है। ओके, तो प्रकाश इधर से आएगा इसमें, और यहां कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो इसकी दूरी कहां से मापनी है? ध्रुव से ही मापनी है। तो इधर की ओर जाएंगे मापने के लिए, और इधर की ओर जाएंगे तो आपतन दिशा के क्या जा रहे हैं हम लोग? आपतन दिशा के जा रहे हैं विपरीत। तो वापस इस दूरी को, बिंब दूरी को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नेगेटिव। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि दर्पण चाहे उत्तल है चाहे अवतल है, बिंब दूरी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। बिंब दूरी क्या रहेगी? ऋणात्मक रहेगी। एक बात और देखते हैं, जैसे कि हम लोग पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। किसकी डेफिनेशन पढ़ के आए हैं हम लोग?
फोकस बिंदु की, किसकी? फोकस बिंदु की। तो आपको पता होगा यहां कहीं होता है फोकस बिंदु F। फोकस दूरी भी पढ़ी थी हमने, तो फोकस दूरी इसी दूरी को कहा था। आप बताइए दूरियां कहां से मापनी है? ध्रुव से। तो इस दूरी को कैसे मापेंगे? ध्रुव से शुरू करेंगे और F पॉइंट तक आ जाएंगे। तो किसके विपरीत आ रहे हैं? आपतित प्रकाश के हम विपरीत आ रहे हैं। किसके विपरीत आ रहे हैं? आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो इस दूरी को क्या लेना होगा? इस दूरी को लेना होगा नेगेटिव, ऋणात्मक। ओके, इसमें देख लेते हैं। इसमें भी आपने फोकस बिंदु बनाया था, परिभाषाएं आप याद कीजिए। और इस दूरी को क्या कहा था? फोकस दूरी कहा था। तो कहां से मापनी है फोकस दूरी? दूरियां मापनी कहां से है? ध्रुव से। तो ध्रुव से मापेंगे तो इधर की ओर आना पड़ेगा अपने को, और इधर की ओर आएंगे तो किसकी दिशा में आ रहे हैं? आपतित प्रकाश की दिशा में आ रहे हैं ना। तो इस डिस्टेंस को क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे। तो यहां से एक बात और अपने ब्रेन में सेव कर लीजिए। कौन सी बात सेव कर लीजिए? कि यदि उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव। यदि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी नेगेटिव। यह आप याद कर लीजिए बात। ओके, तो उम्मीद है आपको साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई होगी। इसका यूज करेंगे जैसे जैसे और बढ़िया तरीके से हम इसके बारे में समझ विकसित कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए कौन कौन से नियम हैं और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्मित कैसे होता है। बड़ा होता है, छोटा होता है, किन कंडीशन में बड़ा होता है, किन कंडीशन में छोटा होता है, किन कंडीशन के अंदर सीधा होता है और किन कंडीशन के अंदर उल्टा होता है। ये हम लोग अभी डायग्राम बना बना करके समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। कौन से दर्पण की? अवतल दर्पण की। चलो पहले नियम पढ़ लेते हैं अवतल और उत्तल दोनों के लिए। अवतल व उत्तल दोनों के लिए नियम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? नियम। देखिए मूल नियम तो वही है, आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था आपको। इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें परावर्तन समझाया था। क्या समझाया था? परावर्तन। उसमें समझाया था I = R। बस इससे बड़ा कोई रूल ही नहीं है, यही रूल मेन रूल है। I = R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो फर्स्ट रूल देखिए, जो मैंने परिभाषाएं समझाई थी तो वहां एक परिभाषा आई थी फोकस बिंदु की परिभाषा। किसकी आई थी? फोकस बिंदु। मुख्य फोकस भी हमने कहा था इसे। मैंने कहा था इस परिभाषा का अपना एक अलग ही महत्व है। क्यों? क्योंकि यह एक नियम भी है। ये नियम भी है। मैं एक रफली सा डायग्राम बना के आपको याद दिला देता हूं। ऐसे हमने समझा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हमने फोकस बिंदु कहा था। ओके, और हमने एक परिभाषा और भी पढ़ी थी। वो कौन सी थी? सॉरी, इसी परिभाषा के अंदर एक बात और भी पढ़ी थी। वो कौन सी थी? कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती है। इसमें मैंने बोला मिलती हुई प्रतीत होती है, और इसमें मैंने बोला मिलती है। ये दोनों बातें मैंने फोकस बिंदु की परिभाषा की बताई है, अब तक पीछे का बताया है। अब नियम क्या है वो सुन लीजिए। नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, देखिए मैं फोकस बिंदु को ही कह रहा हूं, मुख्य फोकस से
गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। एक बात समझ लीजिएगा, ये है परिभाषा ही, बस बोलने का ढंग अलग है। देखिए कैसे, इसमें ये कहा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश किरण। फिर कहा गया है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मतलब दर्पण से क्या हो गया, इसका परावर्तन हो गया। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। या तो गुजरती हुई प्रतीत होती है, और या फिर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। बात वही है, उसमें क्या कहा गया था कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु फोकस बिंदु है। यहां कहा गया है कि फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है वही नियम के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो एक नियम ये हो गया। इसको हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि इस प्रकाश किरण को बनाना इजी रहता है। अभी मैं बोल रहा था I = RE मूल नियम है, तो याद कीजिए इससे पीछे वाले लेक्चर के अंदर मैंने ये जो डायग्राम अभी मैंने आपके सामने बनाया था, ये अभिलंब वगैरह बना करके समझाया था। अभिलंब वगैरह बना करके समझाया था। तो अभिलंब बनाया था जब मैंने, तब मैंने ये बात स्पष्ट की थी कि I है और ये क्या है, R है, अर्थात I = R का यहां भी पालन हुआ है। ओके, तो अब मैं नियम नंबर 2 की चर्चा करता हूं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 इसका रिवर्स है। ये पहले नियम का रिवर्स, उल्टा। कैसे भाई, देखिए अगर प्रकाश किरण निर्देशित है, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, निर्देशित बोला है मैंने। निर्देशित का मतलब इस प्रकाश किरण को निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। किस तरफ जाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फोकस बिंदु की ओर जाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। लेकिन जाएगी ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच रास्ते में क्या है, मिरर है, दर्पण है, तो ये यहां तक तो आएगी लेकिन आगे जाने का रास्ता ब्लॉकेज है। तो इसका होगा क्या, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। परावर्तन के बाद ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अभी पहले नियम में आपने क्या पढ़ा था, पहले नियम में आपने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। और इसमें क्या पढ़ रहे हैं आप, इसका उल्टा। उल्टा मतलब मुख्य अक्ष के, इसका उल्टा पढ़ रहे हैं कि फोकस बिंदु की ओर निर्देशित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, समांतर हो रही है। तो एक नियम के साथ एक फ्री हो गया, मतलब इसका अपोजिट करो, उल्टा करो, और आपके सामने नियम नंबर 2 बन जाएगा। ओके, तो 2 नंबर नियम मैं लिख देता हूं। 2 नंबर नियम, मुख्य फोकस से गुजरने वाली, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश किरण, निर्देशित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर
हो जाती है। आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में, आप एक काम अवश्य कीजिएगा, इसके जो दो चित्र बन रहे हैं वो इसके नीचे खुद अपने आप बनाइएगा, बना लेंगे। इसके भी दो चित्र बनेंगे, एक उत्तल के लिए और एक अवतल के लिए, वो भी अवश्य खुद अपने आप बनाइएगा। कैसे बनेगा मैं एक बार आपको पुनः बता देता हूं। पहले का एरो है वो उल्टा करना है, एरो डायरेक्शन जो है उल्टी करनी है। जैसे देखिए मैंने एक दर्पण रख लिया यहां, और ये कोई प्रकाश किरण है जो कहां से गुजर के आई है, फोकस बिंदु से गुजर के आई है, और ये परावर्तन के पश्चात किधर की ओर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। पहले नियम में क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। बताइए ये पहले डायग्राम का अपोजिट नहीं किया हुआ क्या? इसमें तो प्रकाश किरण यूं आ रही थी पहले वाले में, तो अब यूं जा रही है। प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय। जिस रास्ते से प्रकाश आता है उसी रास्ते से प्रकाश जाता भी है। ठीक है, प्रकाश यूं आ सकता है तो यूं जा भी सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश आ सकता है जा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। प्रकाश का पथ क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। ओके, कितने नियम समझ लिए आपने? 2। मैं 2 नियम और बताऊंगा आपको, फिर हम अपनी सुविधा अनुसार प्रतिबिंब निर्माण के अंदर कोई 2 नियमों का प्रयोग करेंगे। ओके, तो सुनिए आगे के 2 नियम और। तो नियम नंबर 3 क्या है? नियम नंबर 3 क्या है? नियम नंबर 3 का पहले आप डायग्राम समझ लो, फिर मैं नियम लिख के बताऊंगा आपको। ये हमने 2 दर्पण बना लिए हैं अपने सामने, ये लीजिए। ओके, ये कौन सा है? अवतल, और ये उत्तल। अगर इसके अंदर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजर के आई है, कहां से? वक्रता केंद्र से गुजरते हुए आई है, तो किधर जाएगी? देखिए आई इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। इस रूल को फॉलो कीजिए। यहां पर प्रकाश किरण आपतित हुई है तो अभिलंब कहां बनता है? आपतन बिंदु पर बनता है। अभिलंब कहां बनता है? आपतन बिंदु पर बनता है। तो अभिलंब कैसे बनेगा? त्रिज्या ही अभिलंब का काम करती है, तो यही अभिलंब हो गया। तो अभिलंब के ऊपर आई है प्रकाश किरण, अभिलंब के ऊपर आई है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या चली जाएगी? वापिस चली जाएगी। ये इस चैप्टर के पहले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। ओके, तो नियम बन गया कि प्रकाश किरण उसी पथ पर वापस चली जाएगी, यही नियम था। इसमें कैसे गुजरेगी प्रकाश किरण? एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें प्रकाश किरण गुजरेगी नहीं, प्रकाश किरण गुजरेगी नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र तो प्रकाश का क्षेत्र ही नहीं है। इधर तो प्रकाश आएगा ही नहीं, इधर तो पॉलिश किया हुआ है, इधर से परावर्तन ही नहीं होता, तो प्रकाश का यहाँ क्या काम है? इसलिए इधर से प्रकाश गुजरेगा नहीं। तो क्या होगा भाई? प्रकाश इस तरफ निर्देशित होगा। ये कोई प्रकाश किरण है, इस तरफ निर्देशित है, इसे गाइड किया गया है कि कहां जाना है भी तेरे को? वक्रता केंद्र पर जाना है। कहां जाना है? वक्रता केंद्र पर जाना है। ओके, लेकिन ये जा नहीं पाएगी। वही रीजन जो हमने पीछे वाले पॉइंट में भी डिस्कस किया था, क्योंकि बीच में क्या आ गया है? मिरर आ गया, दर्पण आ गया है। तो यहां से इसका क्या होने वाला है? परावर्तन, और परावर्तन के बाद क्या होगी? उसी पथ पर वापिस चली जाएगी। ठीक है, तो अब नियम देखिए, इनको देख करके बनाते हैं अपने। दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती है। इसको देख करके बोलता हूं, देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश किरण। देखिए बोलने की शब्दों के अंदर अंतर आ गया है। यहां तो गुजरने वाली प्रकाश किरण बोला मैंने, क्योंकि गुजर रही है, लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं कि दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापिस लौट जाती है। इसमें भी यही बोल रहा हूं, दोनों को कंबाइंड करके बोलता हूं, सुनिएगा।
दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण या दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश किरण, दोनों कंबाइंड हो गए। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण या दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यह हो गया नियम नंबर 3। तो मैं लिख देता हूं नियम, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण या वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस चली जाती है, वापस चली जाती है। ये बातें ही हमने अभी डायग्राम में डिस्कस की है, डायग्राम में इन्हीं बातों को हमने समझा था। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखा करें आप लोग, चाहे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपकी पर्सनली सॉर्ट आउट की जाएगी। ओके, नियम नंबर 4 पर चलते हैं, अंतिम नियम है। नियम तो 4 हैं, हमें यूज कोई 2 करने हैं प्रतिबिंब निर्माण करते समय। ओके, तो नियम नंबर 4 क्या है वो डायग्राम की मदद से पहले थोड़ा समझ लीजिए। नियम नंबर 4 क्या है, डायग्राम की मदद से आप थोड़ा समझ लीजिए। ओके, नियम नंबर 4, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, कहां आ रही है, ध्रुव पर आ रही है। यह है बिंदु P ध्रुव, ध्रुव पर आ रही है कोई प्रकाश किरण। तो मुख्य अक्ष से यदि इसने थीटा कोण बना रखा है, ध्यान दीजिएगा मुख्य अक्ष ही अभिलंब है, मुख्य अक्ष ही अभिलंब है इन प्रेजेंट कंडीशन। कैसे अभिलंब कहां बनाती हो, आपतन बिंदु पर। ध्रुव ही कौन है, अब आपतन बिंदु है, और अभिलंब कौन होती है, त्रिज्या। तो अभिलंब कौन है, त्रिज्या। तो ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही तो त्रिज्या होगी ना। तो यही क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो अभिलंब से कितना कोण बनाते हुए ये प्रकाश किरण, थीटा। मुख्य अक्ष से कितना कोण बना रही है, थीटा। तो परावर्तन के पश्चात भी कितना कोण बनेगा, मुख्य अक्ष के साथ थीटा ही बनेगा। ओके, ऐसा इधर होने वाला है। ध्रुव पर एक प्रकाश किरण आती है, मुख्य अक्ष से कितना कोण बना रही है, थीटा। तो परावर्तन के बाद भी कितना कोण बनाएगी, थीटा ही बनाएगी। ओके, ये नियम हो गया। तो नियम कैसे लिख सकते हैं आप, सिंपल भाषा में आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि ध्रुव पर तिर्यक दिशा में आने वाली प्रकाश किरण, दोबारा सुनिए, ध्रुव पर तिर्यक दिशा में, तिरछी दिशा में आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात भी तिर्यक दिशा में ही चली जाती है, तिरछी दिशा में ही चली जाती है। ये भी लिख सकते हैं। थोड़ा डिटेल से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ध्रुव पर आने वाली प्रकाश किरण जिस मान का कोण मुख्य अक्ष से बनाती है, जिस मान का कोण मुख्य अक्ष से बनाती है, परावर्तित प्रकाश किरण भी उसी मान का कोण मुख्य अक्ष से बनाते हुए चली जाती है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके सुनिए दोबारा से, बात आपको क्लियर समझ में आएगी, और ये नियम आप अपने आप स्वतः लिख लेंगे। ओके, तो नियम 4 जो है मैंने आपको समाप्त कर दिए हैं। पहला नियम कौन सा था, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से। दूसरा नियम क्या था,
फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। तीसरा नियम क्या था, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और चौथा नियम भी आपके सामने ही है। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग दर्पणों के लिए प्रतिबिंब निर्माण समझते हैं। क्या समझते हैं, प्रतिबिंब कैसे निर्मित होगा। देखिए पहली बात तो जो बिंब होता है उससे असंख्य प्रकाश किरणें निकलती है, बिंब से असंख्य प्रकाश किरणें निकलती है, लेकिन हम लोग असंख्य प्रकाश किरणें बना नहीं पाएंगे। हम तो मिनिमम ढूंढेंगे कि कम से कम कितनी बनानी है भाई। ठीक है, तो मैंने आपके साथ ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग प्रतिबिंब निर्माण समझेंगे। प्रतिबिंब निर्माण समझेंगे, और प्रतिबिंब निर्माण जो है वह उत्तल से भी होता है और अवतल से भी होता है। तो सर्वप्रथम हम किसके द्वारा समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण समझते हैं। बहुत सिंपल है ये, बस आप रूल को ध्यान में रखते हुए चित्र बनाते जाइएगा। चित्र को याद रखने की जरूरत नहीं है, चित्र अपने आप बनते जाएंगे। देखिए इसमें पहला पॉइंट जो है वो, अब देखिए जब बिंब अनंत पर है, बिंब कहाँ है, अनंत पर है, तो हम लोगों ने ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। तो इस पर ये हो गया केंद्र, वक्रता के अंदर ये फोकस बिंदु और ये ध्रुव। हम लोग आगे टॉपिक में सिद्ध करेंगे कि फोकस बिंदु वक्रता केंद्र व ध्रुव के मिड में है। कहाँ है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के एकदम मध्य में होता है। कौन, फोकस बिंदु। ओके, तो मान लीजिए वस्तु अनंत पर है और वहां से क्या आ रही है, ऐसे समांतर प्रकाश किरणें आ रही है। वस्तु बहुत ज्यादा दूर है, अनंत पर है, तो प्रकाश किरणें कैसे आएगी, परस्पर समांतर आएगी। परिभाषाओं को याद कीजिए, वहां फोकस तल की एक परिभाषा थी, स्मरण कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फोकस तल की डेफिनेशन पढ़िए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फोकस तल की डेफिनेशन पढ़िए। अगर याद है तो स्मरण कीजिए उनका। और फिर देखिए उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने कि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस तल में केंद्रित होती है। कहाँ केंद्रित होती है, फोकस तल में। फोकस तल याद आ गया होगा आपको, इस प्रकार का एक तल मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल फोकस तल। और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फिर प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ। ये तो फोकस बिंदु है, ये हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की विशेषताएं सुन लो। देखिए बिंब ऐसे है, बिंब अनंत पर है, बड़ा बिंब है। बताइए बिंब का ये क्या है, उल्टा है। तो पहली विशेषता ये है कि प्रतिबिंब है ना वो वास्तविक है। क्या है, वास्तविक। और दूसरी विशेषता ये उल्टा है। और तीसरी विशेषता ये छोटा भी है। ठीक है, और कहाँ है भाई, ये F पर है। F कौन है, मुख्य फोकस। F कौन है, मुख्य फोकस। इसकी पोजीशन क्या है, F। ओके, इस बात को आपस में आप रिलेट कर सकते हैं। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। ये बात सत्य है। कब तक सत्य है, जब तक आपके पास सिंगल लेंस है। अगर सिंगल दर्पण है या सिंगल लेंस है। अगर 2 लेंसों का कॉम्बिनेशन है, 2 दर्पणों का कॉम्बिनेशन है, तो देखो ये बात गलत भी हो सकती है। एक सिंगल दर्पण के लिए और सिंगल लेंस के लिए ये बात सत्य है। आप इस प्रकार से इनको जोड़ सकते हैं। ओके तो मैं आगे सेकंड पॉइंट समझाता हूं। प्रतिबिंब निर्माण आपने देखा जब बिंब कहां था, अनंत पर था। सेकंड देखिए आप, ये हो गया सेकंड पॉइंट। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो
हमारे पास बिंब है उसको हमने वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखा है। पोजीशन देखिए बिंब की, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। इधर कौन है? इधर है अनंत। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। आप इसे यूं भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र से परे। क्या बोल सकते हैं? वक्रता केंद्र से परे। इसका प्रतिबिंब बनाना है, हमें नहीं पता कहां बनने वाला है। प्रतिबिंब कहां बनेगा हम जानते ही नहीं है, बस हम जानते हैं उन 4 नियमों को जो अभी पढ़े आपने। उसमें से मुझे जो सुविधाजनक लगता है, इजी लगता है, वो नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण वाला। मैं इस नियम को सब में लगाऊंगा, कैसे भी पोजीशन हो सब में लगाऊंगा, क्योंकि लगाना बहुत इजी रहता है, प्रत्येक पोजीशन के लिए इजीली लग जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। पहला नियम लग गया। दूसरा नियम मुझे जो इजी लगता है वो है ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण। वैसे हम लोग पोजीशन के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन को बदल भी लेते हैं। कई बार ये वक्रता केंद्र बड़ा इजी लगता है, यहां मुझे ये इजी नहीं लग रहा क्योंकि इसको ड्रॉ करूंगा हो सकता है ये नीचे चला जाए। ठीक है, तो इसको मैं इजीली नहीं बना पा रहा हूं। आप इससे बनाओगे तो भी प्रतिबिंब ने तो बनना है, कोई 4 में से 2 लगाने हैं। मुझे जो इजी लगेंगे मैं वो लगाऊंगा, आपको जो इजी लगे वो लगाइए आप। तो ये प्रकाश किरण किस पर आ रही है? ध्रुव पर। जितनी तिरछी झुकी हुई आ रही है उतना तिरछा झुकाते हुए इसका परावर्तन करवा दो। तो इसका परावर्तन करवाता हूं। ये जा रही है प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, ये लीजिए, ये परावर्तन के पश्चात। अब आप मेरी बात को याद कीजिए, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने बताई थी आपको, प्रतिबिंब वहां बनेगा जहां परावर्तित प्रकाश किरणें काटेगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि बिंब से असंख्य प्रकाश किरणें आती है, लेकिन हम तो कम से कम बनाएंगे ना। तो हमने एक पॉइंट चुना है, इसका शीर्ष चुना है। तो शीर्ष से कितनी प्रकाश किरणें ली हमने? 2। तो इन दोनों प्रकाश किरणों का कटान यहां हो रहा है, तो यहां शीर्ष बनेगा किसका? प्रतिबिंब का। ठीक है, तो यहां से भी तो 2 प्रकाश किरणें आएगी, इसके नीचे से भी, तो उनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां कहीं बन जाएगा। इसके नीचे वाले बिंदु से भी तो प्रकाश किरणें आएगी, उनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां कहीं बन जाएगा। तो पूरे के पूरे बिंब का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से नहीं बनेगा क्या? ये क्या हो गया? प्रतिबिंब। बताओ, आपने याद किया क्या छोटा बनना चाहिए? आपको पता था क्या हमें उल्टा बनाना है? अपने आप बनता गया। आपने किन बातों का ध्यान रखा? उन 4 नियमों का, बस उन्हें आपने सही तरीके से यहां लगाया है, प्रतिबिंब अपने आप ही बनेगा, हमें कुछ नहीं करना उसमें। इस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। और दूसरी विशेषता उल्टा है। तीसरी विशेषता छोटा है। ध्यान दीजिए, ये बहुत छोटा था, ये क्या है? बहुत छोटा। ठीक है, बिंदु मात्र कहें तो गलत नहीं होगा। ये छोटा है। दूसरी बात कहां है? C व F के मध्य है। कहां है? C और F के मध्य है। ओके तो देखिए, मैंने 2 डायग्राम तो आपको ढंग से डिटेल से समझाए हैं। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा फटाफट और आप उन्हें समझिएगा। जो डायग्राम नए समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा कि इस डायग्राम नंबर 4 समझ में नहीं आया, तो मैं उसकी आगामी वीडियो में पुनः चर्चा कर दूंगा या डायरेक्टली आपको उसका आंसर बताऊंगा, उसे समझाऊंगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग, क्योंकि अगर इस प्रकार से हम एक एक डायग्राम को समझेंगे, इतना समय लगाएंगे, तो वीडियो बहुत लंबे बनेंगे जिन्हें देखने में आपको असुविधा होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। डायग्राम नंबर 3
इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से बनाइएगा क्योंकि इसमें बराबर प्रतिबिंब बनाना होगा। बराबर वाले में प्रॉब्लम होती है, बड़ा बने थोड़ा बड़ा बन जाएगा ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, छोटा बनाना थोड़ा और छोटा बन जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो प्रतिबिंब की विशेषताएं वो तो एज इट इज रहेगी ना। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है सही बन जाएगा अपने से। ये हो गया दर्पण और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C, ये हो गया फोकस बिंदु, ये हो गया ध्रुव। अब की बार हमने पहले अनंत पर रखा था बिंब को, अब हम अनंत और C के बीच में ले आए थे और अभी हम लोगों ने इसको C के ऊपर लाके रख लिया है। कहाँ रख लिया? C के ऊपर। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। और ध्रुव पर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जितने कोण के साथ झुकी हुई आई है उतने ही कोण के साथ झुकी हुई चली जाएगी। तो उतने ही लगभग कोण के साथ झुकी चलेगी, वैसे जाएगी एग्जैक्टली, लेकिन मैंने लगभग में दर्शा दिया है। तो यहां क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, आपने एक बात नोट की, ध्यान दीजिएगा, जब बिंब अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर था। बिंब आगे आया तो प्रतिबिंब C से पीछे खिसक गया, F से पीछे खिसक गया, C और F के बीच आ गया। डायग्राम नंबर 2 याद कीजिए, अभी बनाया था, पीछे करके देख लो वीडियो को। ओके, अब डायग्राम नंबर 3 C के ऊपर आ गया बिंब, तो प्रतिबिंब भी चल के C के ऊपर आ गया, मतलब प्रतिबिंब तो इधर भाग रहा है जैसे जैसे बिंब इधर आ रहा है। ओके, तो इसके अंदर विशेषताएं क्या है? एक तो विशेषता है कि वास्तविक है, और वास्तविक है तो उल्टा होगा ही होगा, अभी मैंने आपको ये बात बता दी थी। ओके, और दूसरी विशेषता बराबर है। किसके बराबर है भाई? साइज में बिंब के साइज के बराबर है। कौन? प्रतिबिंब। ये विशेषताएं किसकी है? प्रतिबिंब की विशेषताएं है। ओके, डायग्राम नंबर 4 देखते हैं। डायग्राम नंबर 4, अब की बार हम लोगों ने जो बिंब है उसको C और F के बीच में फिट कर दिया है। ओके, ये F है, ये C है और ये ध्रुव P है। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से चली गई। दूसरा नियम, ध्रुव पर आने वाली प्रकाश किरणें जितने झुकाव के साथ आ रही है उतने झुकाव के साथ इन्हें भेज दीजिए। ये लीजिए भाई, ठीक है। थोड़ा सा झुकाव ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, आप स्केल का यूज करके बनाएंगे तो बराबर रख लेना। तो यह कहां काट रही है? यहां काट रही है, यहां। तो यहां क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए, मैंने अभी पीछे आपको समझाई थी बात कि यहां अगर बिंदु है और यहां से प्रकाश किरणें आ रही है तो उनका प्रतिबिंब यहां बनेगा, यहां बिंदु है तो उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। इस प्रकार के सभी बिंदुओं को मिलाकर के बिंब बना और इन सभी बिंदुओं को मिलाकर के प्रतिबिंब बना। ओके, तो इस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है? पहली, वास्तविक है। वास्तविक है तो क्या है? उल्टा है। और पहली बार बड़ा बना है बिंब से। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बन चुका है, लेकिन कहां बना है? C से परे बना है। और बिंब कहां है? C और F के बीच में है। तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है? बिंब से बड़ा बन रहा है। ओके, आगे चलते हैं। अब अपने इसको उठा करके F पर ले आते हैं, फिर F से आगे ले आते हैं। किसको? बिंब को। किसको? बिंब को। तो फटाफट हम 2 डायग्राम और इसके हैं पेंडिंग शेष, उनको बना देते हैं। तो अब डायग्राम नंबर 5, बिंब कहां आ गया है? चल करके बिंब आ गया है F के ऊपर। किसके ऊपर? F के ऊपर। इधर है C कहीं, वक्रता केंद्र है यहां कहीं। नियम नंबर 1 याद होगा आपको, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। और
ध्रुव पर आपती प्रकाश किरण जिस झुकाव के साथ आ रही है उसी झुकाव के साथ चली भी जाएगी। ठीक है, ये झुकाव बराबर रखना है अपने को। आप स्केल का यूज कर सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बात। तो आप देखेंगे कि ये प्रकाश किरणें क्या जाएगी, समांतर समांतर आगे बढ़ती जाएगी। कहां पर जाके मिलेगी, अनंत पर। अनंत आएगा नहीं, यही मिलेगी नहीं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो विशेषताएं क्या होगी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब जो होगा वो होगा वास्तविक, उल्टा, और वास्तविक, उल्टा और बड़ा, बहुत बड़ा। ओके, डायग्राम नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं। डायग्राम नंबर 6 की चर्चा करते हैं। इसमें बिंब कहां आ चुका है, बिंब ने अनंत से जर्नी शुरू की थी और अभी वर्तमान लोकेशन उसकी P और F के बीच में डिटेक्ट की जा रही है। ओके, अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा पता नहीं है, हम तो नियम लगाना जानते हैं और नियम लगा देंगे, अपने आप बनता जाएगा। पहला नियम लग चुका है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। नियम नंबर 2, मैंने कहा था मुझे जो इजी लगते हैं मैं वो यूज कर रहा हूं, आपको जो इजी लगे वो यूज कीजिए। प्रतिबिंब को बढ़ना ही पड़ेगा। ये कैसे जाएगी प्रकाश किरण, देखिए इस झुकाव को मेंटेन करने की कोशिश करता हूं मैं, ये ऐसे चली जाएगी। थोड़ा सा झुकाव ज्यादा कर दूं मैं, इसलिए या तो प्रतिबिंब बहुत ज्यादा पीछे बढ़ जाएगा। देखिए ये जो प्रकाश किरणें हैं इनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है आगे बढ़ जाने पर काटेगी क्या, क्यों, क्योंकि दूर होती जा रही है। ध्यानपूर्वक देखिए, आपको पता चलेगा कि दूर होती जा रही है। तो आगे बढ़ाने पर नहीं काटे तो पीछे बढ़ा दो, तो पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं अवश्य काटेगी ये प्रकाश किरणें। ऐसे पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं अवश्य काटेगी और वहां क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। क्या प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही है, क्या प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही है, उत्तर है नहीं। तो फिर प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक या फिर काल्पनिक। प्रतिबिंब बना काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब है तो उल्टा नहीं है, सीधा है। कैसा प्रतिबिंब है, सीधा। वास्तविक होता तो उल्टा होता। ओके, और कहां बन रहा है, मुख्य बात है बन रहा है दर्पण के पीछे। कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। यह एक ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, बाकी सभी दर्पण के आगे बन रहे थे। ओके, और रही बात, देखिए इससे बड़ा बना है। क्या बना है, बड़ा। साइज में क्या है, बड़ा। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम को देखिए और लिखते जाइए। बड़ा लग रहा है तो बड़ा लिख दो, छोटा बन रहा लग रहा है तो छोटा लिख दो। छोटा लगेगा ही नहीं यदि आपने नियम सही लगाए हैं तो। नियम गलत लगाओगे, नियमों में एरर आएगा, तो फिर हो सकता है कि बड़ा बनना हो, आप छोटा बना के बैठ जाओ। ओके, तो इसके 6 डायग्राम थे। आप 6 के 6 डायग्राम को एक साथ बना लिए आपने कॉपी में, एक साथ देखिए, आपको क्रम नजर आएगा कि जैसे जैसे बिंब आगे जाता जा रहा है वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे जा रहा है। इस क्रम को देखिए आप, और इस क्रम को आप याद कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अवतल से उत्तल की ओर। उत्तल में इतना लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, उत्तल में 2 ही डायग्राम बनने हैं। कितने डायग्राम, 2 ही डायग्राम। तो दूसरा अपना क्या है पॉइंट, दूसरा पॉइंट है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। डायग्राम कैसे बनेगा उसे समझ लेते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, और एक बार हमने बिंब की पोजीशन कहां बना ली है, अनंत पर। कहां बना ली, अनंत पर। तो प्रकाश किरणें क्या आ रही है, परस्पर समांतर आ रही है। मान लीजिए इजी भाषा में ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर ही आ रही है। ओके, तो ये परावर्तन के पश्चात किधर की ओर चली जाएगी, ऐसे।
देखिए मैंने जब आपको मुख्य फोकस की डेफिनेशन समझाई थी तब ये बातें समझा दी थी। तो ये काटेगी तो है नहीं, तो पीछे बढ़ाने पर कहाँ काटेगी? फोकस बिंदु पर। तो परावर्तित प्रकाश किरणें कहाँ काट रही है? फोकस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, क्योंकि वास्तव में थोड़ी काट रही है फोकस बिंदु पर प्रकाश किरणें। और क्या बनेगा? छोटा बनेगा, बिंदु मात्री बनेगा। और क्या है? काल्पनिक हो गया, छोटा हो गया। एक बात और रह गई, अपने 3 बातें होती थी। एक तो हम वास्तविक काल्पनिक की चर्चा करते थे, एक उल्टे सीधे की चर्चा करते थे। हाँ, उल्टे सीधे की बात रहेगी। तो एक बिंदु है, बिंदु को वैसे तो आप उल्टा सीधे में नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी आप देखना चाहेंगे तो ये बनेगा सीधा। ये किस आधार पर मैंने बोला है आप समझ गए होंगे। उम्मीद है इन दोनों बातों को मैंने जोड़ा है। देखिए वास्तविक के साथ मैंने उल्टा शब्द जोड़ दिया था और काल्पनिक के साथ सीधा। जो काल्पनिक है वो सीधा बनेगा। ओके, तो आपको एक डायग्राम इसका समझ आ गया। दूसरा और समझ लीजिए, और ये अंतिम है उत्तल दर्पण का डायग्राम। तो दूसरे डायग्राम के अंदर जो बिंब है वो कहां है? अनंत पर नहीं है, बाकी कहीं भी हो। क्यों भी? क्योंकि केंद्र इधर है, फोकस बिंदु इधर है। तो हम ऐसी चर्चा तो कर नहीं सकते ना कि केंद्र से परे, केंद्र और एफ के बीच में, एफ से परे, एफ और ध्रुव के बीच में, ऐसी कोई भी चर्चा नहीं बनती, क्योंकि इधर ना फोकस बिंदु है ना वक्रता केंद्र है। अनंत है, बस अनंत ही है। तो अनंत पर रख लिया एक बार। और एक पोजीशन ऐसी है जब अनंत पर नहीं है, अनंत पर नहीं है, तो कहीं भी हो सकता है। अनंत पर नहीं है तो एक डिफाइंड डिस्टेंस, ज्ञात दूरी, परिमित दूरी पर हमने बिंब को रखा है। तो बनेगा कैसे प्रतिबिंब? पहला नियम अपना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये गुजर तो नहीं रही है, लेकिन गुजरती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। और एक नियम आप जानते हो मैं कौन सा यूज करता हूं? ध्रुव वाला। तो ध्रुव पर प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात जा भी रही है, लेकिन इन दोनों प्रकाश किरणों से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि आगे जाकर के एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, काटेगी। लेकिन दोनों को पीछे बढ़ाया जाए तो ये काल्पनिक रूप से अवश्य काट रही है, और जहां भी काटेगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। तो बताइए प्रतिबिंब कैसा बना? काल्पनिक बना। कैसा बना? काल्पनिक बना। और आप सीधा बना। क्या बना? सीधा बना और छोटा बना। और कहां बना? P व F के मध्य बना। ओके, ये थी इस प्रतिबिंब निर्माण की विशेषताएं। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके यूजेज पढ़ेंगे, कुछ हम लोग सूत्र, दर्पण सूत्र वगैरह पढ़ेंगे। ओके, और ये लेक्चर समाप्त होता है। आप इन डायग्राम्स को खुद अपने आप बना लीजिएगा, सभी को बना भी लिए तो अच्छी बात है, और खुद इनकी बना करके प्रैक्टिस अवश्य कर लें, क्योंकि ये ऐसे डायग्राम है जिन्हें हम बहुत जल्दी भूलते हैं। हमें देखने से लगता है ये तो बन जाएगा, लेकिन उसको बंद करके जब बना करके देखोगे तो नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कम से कम 2-2 बार इन डायग्राम्स को बना के अवश्य देख लीजिएगा, अदरवाइज इनमें गलती कर देंगे आप लोग। ओके, धन्यवाद।